अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इन टर्म्स ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन हैलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है? देखो, एक्स में हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को लिखना है और हमने ये देखना है कि जो एच एक्स का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। जिस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जिसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप जो थर्मल स्टेबिलिटी है एच एक्स की वो डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है वो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये रीजन है इसका। हमारी बुक में जो है वो नेक्स्ट टेबल भी मेंशन है, उस टेबल में बताया हुआ है कि कौन सा बॉन्ड है और उसमें कितनी एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, तो वो सारा मेंशन है, आपको वहां से भी मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एच एक्स डिक्रीजेस। रीजन क्या है? क्योंकि जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो इट मीन्स दैट अगर आप जो है वो कंपेयर करो एच एफ को और एच आई को, तो इसको ब्रेक करने की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसको ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी बच्चों? कम होगी। ठीक है, तो ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप ऑर्डर देखो, एच एफ का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एच सी एल। एच सी एल का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एच बी आर से, और एच बी आर में जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एच आई से। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन करके इन सारे कंपाउंड को पढ़ेंगे और इनमें जो है बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे और ये देखेंगे कि कितनी एनर्जी जो है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एच एफ बॉन्ड को पढ़ते हैं। एच एफ बॉन्ड में मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी होती है, यानी ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर। रीज़न क्या है? क्योंकि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ज़्यादा होती है। ठीक है, स्मॉल रेडियस होता है एटम का, यानी जो फ्लोरीन है उसका रेडियस क्या होता है? छोटा होता है, यानी साइज छोटा होता है। ठीक है, जब साइज छोटा होगा तो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की। जब बॉन्ड बनते हैं तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनती है ना, जब बॉन्ड बनते हैं तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं। जब दो एटम एक दूसरे के करीब होंगे, साइज छोटा होगा तो ओवरलैपिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो जब ओवरलैपिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी कितनी होगी? ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो यही वजह है कि अगर हमने एच एफ बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर होती है वो है 569 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है एच सी एल। अब आप थर्मल स्टेबिलिटी देखो तो एच सी एल का बॉन्ड एच बी आर एच आई से तो स्ट्रॉन्ग है, बट ये एच एफ से वीक होगा। ठीक है, तो लेस थर्मल स्टेबिलिटी होगी देन एच एफ। ठीक है, बट मोर होगी देन एच बी आर एंड एच आई। रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो साइज है वो बड़ा होता है। तो एटॉमिक रेडियस है क्लोरीन का वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, यानी साइज क्लोरीन का ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर अगर आप देखो तो 9 है। तो देखो, जब एटॉमिक नंबर ही बढ़ गया तो मीन साइज बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ जाएगा तो एच सी एल बॉन्ड जो वो वीक हो जाएगा। ठीक है, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है ना, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा एच एफ की निस्बत। तो जब बॉन्ड वीक होगा तो लेस एनर्जी रिक्वायर होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। क्लियर? तो एच सी एल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है 431 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है बच्चों एच बी आर। एच बी आर की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो एच एफ और एच सी एल दोनों से कम होती है। ठीक है, बिकॉज और डाउन द ग्रुप आ जाएंगे तो साइज और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। साइज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो मीन्स जो ओवरलैपिंग है वो क्या होगी? वो वीक होती जाएगी, यानी बॉन्ड वीक होता जाएगा, तो कम एनर्जी पे भी बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो लेस स्टेबिलिटी होगी, सो लेस थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल का मतलब बेसिकली हीट देना ही होता है। ठीक है, लेस थर्मल स्टेबिलिटी होगी देन एच एफ एंड एच सी एल। रीजन क्या होगा? क्योंकि साइज जो है वो ज्यादा आता है बी आर का देन एफ और सी एल से। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है साइज बड़ा होगा तो रिड्यूस ओवरलैपिंग होगी, बहुत वीक ओवरलैपिंग जो है वो होगी। ठीक है, और जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो भी कम चाहिए होगी एज कम्पेयर टू एच एफ एंड सी एल। तो जब आपने एच बी आर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 366 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इतनी एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों एच आई। एच आई की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत लीस्ट होती है, मतलब सबसे वीक बॉन्ड ये होता है। क्लियर? तो रीजन क्या होता है? साइज बहुत ज्यादा होता है, आयोडीन का बहुत बड़ा साइज होता है। अगर आप हेलोजन में देखो तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का ही है, बिकॉज बाकी जो दो हैं वो रेडियो एक्टिव है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, और ये जो चार हैं फर्स्ट वाले उसी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। और अगर इन चारों को हम कंपेयर करें तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, तो साइज जब बड़ा होगा तो ओवरलैपिंग भी पुअर होगी, यानी एच आई बॉन्ड जो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो भी बहुत कम होगी। क्लियर? तो अगर आप एच आई को देखो तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए 299 किलो जूल पर मोल। बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड आयन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमने पढ़ा था कि जो एफ
X2 की जब हम बात करेंगे X2 की, ठीक है, चलो X2 लिख लेते हैं। अब इस X2 की जगह आप F2 भी लिख सकते हो, Cl2 भी लिख सकते हो, Br2 भी लिख सकते हो और I2 भी लिख सकते हो, ठीक है। X2 के केस में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने कहा था कि ये जो F2 है ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मॉलिक्यूल को नहीं डिस्कस करेंगे बल्कि हम आयन को डिस्कस करेंगे, यानी हम X नेगेटिव को डिस्कस करेंगे, क्लियर, यानी फ्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन, इसके अलावा जो है वो ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। अब हमने ये देखना है कि मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट फिर ये क्या होगा, वीक होगा, ठीक है, ऑपोजिट ही है ना दोनों का ट्रेंड। सो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे आपको बच्चों बता दूं पहले, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लियर, ये मॉलिक्यूल है, क्लियर। तो इसमें ऑर्डर ये चलेगा और ये ऑर्डर किसका है, ये है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, और ये ऑर्डर किसका है, ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्लियर। अब आप इसके आयन बना दो, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, क्लियर। अब ये क्या है, ये है बच्चों रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर में ऑर्डर रिवर्स होगा। अब ऑर्डर क्या होगा, ऐसे होगा, यानी यहाँ पे जो आयोडाइड आयन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर, बट जो आयोडीन मॉलिक्यूल है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपने ध्यान से समझना है। रिड्यूसिंग एबिलिटी जो है हैलाइड आयन की इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ऐसे ही है। सबसे पहला वाला जो आयन है वो क्या होगा, इसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, ठीक है, तो ये कम रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू आयोडाइड आयन, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है बच्चों, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, ठीक है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो दूसरों को रिड्यूस कर देगा। अब फ्लोराइड का है साइज छोटा, तो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। अगर आप आयोडाइड का केस देखो तो आयोडाइड का साइज है बच्चों बड़ा, ठीक है, साइज जब ज्यादा होता है तो जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे, इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड की निस्बत ज्यादा आसान है निकालना, साइज के ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वर्क करेगा, क्लियर, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, क्लियर। तो इन्हीं को आपने देखना है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन मॉलिक्यूल है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अगर आप इसके आयन बना दो तो फ्लोराइड आयन जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा और आयोडाइड आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्लियर हो गया। सो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी फ्लोराइड आयन से आयोडाइड आयन तक है। अब ये जो फ्लोराइड आयन है ये क्या है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर, और जो आयोडाइड आयन है ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑब्वियस बात है, जब आप फ्लोराइड से आयोडाइड आयन तक आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जो चार्ज डेंसिटी है वो लोअर होना शुरू हो जाएगी, क्लियर। जब साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी, क्लियर। तो जितनी चार्ज डेंसिटी कम होगी उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो जाएगा, यानी निकल जाएगा, क्लियर हो गया। जो फ्लोराइड आयन है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और जो आयोडाइड आयन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, क्लियर। मैं बात आपको दोबारा समझा देती हूँ। वीकेस्ट क्यों, क्योंकि फ्लोराइड आयन का है बच्चों साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी ज्यादा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अब फ्लोराइड आयन का साइज छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं, ठीक है। बट अगर आप आयोडीन को देखो तो आयोडीन का साइज है बड़ा, ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कोई उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा, तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज ध्यान से देखनी है कि आप मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हो या आप आयन को डिस्कस कर रहे हो। मॉलिक्यूल और आयन का कंपैरिजन जब आप हैलोजन का करोगे तो ऑर्डर एक दूसरे के रिवर्स होता है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर देखो रिड्यूसिंग एजेंट की, तो ये देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जो आयोडाइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और जो फ्लोराइड आयन है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। बात हमने वही है जो ऊपर डिस्कस की है। बाद हम वन बाय वन करके सारे आयन को डिस्कस करेंगे, इनकी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर भी देखेंगे, ठीक है। तो जो फ्लोराइड आयन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लियर है, ये हमें पता है। स्मॉल साइज इसका होता है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, ठीक है। इसी तरह अब आप क्लोराइड आयन पे आ जाओ, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है फ्लोराइड आयन की निस्बत, क्यों, क्योंकि इसका साइज है फ्लोराइड से ज्यादा है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है,
ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली निकालना आसान है, ठीक है, फ्लोराइड आयन की निस्बत। अगर ब्रोमाइड आयन को देखो तो ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है क्लोराइड की निस्बत, ठीक है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते जाओगे रिड्यूसिंग पावर जो है बढ़ती जाएगी, क्लियर। अब रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो साइज है वो फ्लोराइड और क्लोराइड दोनों से ज्यादा होता है, चार्ज डेंसिटी दोनों की निस्बत कम होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकल जाएगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकता है, ठीक है। अब आयोडाइड पे आ जाओ, आयोडाइड सबसे लास्ट पे है, तो जो लास्ट वाला है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है बिकॉज उसका साइज सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। साइज इसका ज्यादा होगा और चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी बाकियों की निस्बत, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और इसीलिए जो आयोडाइड आयन है वो एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू रिमेनिंग, ठीक है, जो भी फ्लोराइड है, क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन है। इसके बाद हम बच्चों नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ हैलाइड्स विद एक्वस सिल्वर आयन फॉलोड बाय द एक्वस अमोनिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, रिएक्शंस ऑफ हैलाइड्स, यानी हमने हैलाइड्स के रिएक्शन देखने हैं विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, विद एक्वस सिल्वर आयन, ठीक है, और फॉलोड बाय एक्वस अमोनिया, क्लियर, यानी उसमें एक्वस अमोनिया का हमने इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर दो रिएक्शन आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ हैलाइड विद एक्वस सिल्वर आयन। हमने हैलाइड का रिएक्शन एक्वस सिल्वर आयन से करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे क्या है, हैलाइड्स हैं, ठीक है। इस हैलाइड्स को हमने रिएक्ट किसके साथ करवाना है, हमने एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। जब हम हैलाइड का एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अब हैलाइड पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, एक्वस सिल्वर देखो तो सिल्वर पे चार्ज होगा पॉजिटिव, नाइट्रेट पे चार्ज होगा नेगेटिव, ये सिल्वर इस हैलाइड से रिएक्ट करके सिल्वर हैलाइड बना देगा, ठीक है। बैलेंस कर लो, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ये 2 है बिकॉज हैलाइड है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, अब ये सिल्वर यहाँ 1 है तो यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या किया है, हमने रिएक्शन करवाया हैलाइड का एक्वस सिल्वर आयन के साथ, यानी सिल्वर नाइट्रेट था उसमें जो सिल्वर आयन है वो इस हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास ये सिल्वर हैलाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को बच्चों में इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, मतलब जो हैलाइड आयन है ना उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन किसके लिए इस्तेमाल होगा, यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस आइडेंटिफाई हैलाइड आयन। हैलाइड आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन शॉर्ट होगा क्या, हैलाइड आयन जो है वो सिल्वर के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और बनेगा क्या बच्चों, सिल्वर हैलाइड बनेगा, क्लियर। अब क्योंकि यहाँ पे हैलाइड आयन अब यहाँ पे हैलोजन X2 की फॉर्म में है, क्लियर, और ये जो सिल्वर है ये कहाँ से आया, ये सिल्वर नाइट्रेट से आया है, तो जब आप बैलेंस करोगे जब 2 यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली बात है ये भी 2 आ जाएगा बिकॉज आपने इक्वेशन को भी तो बैलेंस करना है ना। अब आपने इस X की जगह जो है वो फ्लोरीन को, क्लोरीन को और ब्रोमीन को एंड आयोडीन को पुट करना है। फिर आपने ये देखना है कि इनको जब आप पुट करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हर चीज, ये जो कंपाउंड बनेगा बच्चों ये होगा इनसॉल्युबल, ठीक है, यानी इनसॉल्युबल होगा। जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करोगे सोल्यूशन में जो है वो पीपीटीज बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अब एक्स की जगह हमने इन हैलोजेंस को पुट करना है, उसका रिएक्शन करवाना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो फिर देखना है कि जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उसका कलर क्या होता है। फर्स्ट में आप जो है वो सिल्वर आयन का रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास है फ्लोराइड, फ्लोरीन से उसका आयन बना देते हैं, फ्लोराइड आयन है। इस फ्लोराइड आयन का आपने रिएक्शन करवाना है सिल्वर के साथ, सिल्वर पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। जब आप सिल्वर का फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इसमें कोई रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। इस बीकर में जो है वो हमने क्या ऐड किया है, इसमें हमने जो है वो सिल्वर आयन ऐड किए हैं H पॉजिटिव, और साथ इसमें क्या है, फ्लोराइड आयन। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो अंदर क्या बनेगा, सिल्वर फ्लोराइड बनेगा, फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, सिल्वर फ्लोराइड बना है। अब ये जो सिल्वर फ्लोराइड है ये बच्चों सॉल्युबल होता है इन वाटर, ठीक है, तभी तो अपीयरेंस नहीं होती ना रिएक्शन की, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन आप क्या करो, आप जो है वो यहाँ पे क्लोराइड आयन का रिएक्शन करवाओ सिल्वर के साथ, क्लियर, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, क्लियर हो गया। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड बना है ऑब्वियसली बात है ये सिल्वर क्लोराइड जो है इसका कलर होगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे बीकर में, जिस बीकर में हम ये रिएक्शन करवा रहे होंगे। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें बेसिकली बच्चों सिल्वर क्लोराइड बना हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे डाइल्यूट अमोनिया, ऐड करेंगे NH3। हम जैसे ही डाइल्यूट अमोनिया जो है वो इसमें ऐड करेंगे तो ये जो सिल्वर पहले पीपीटी था ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, यानी लिक्विड यानी डाइल्यूट अमोनिया के इस बीकर में ऐड करने से
ये जो पीपीटीज व्हाइट इसके बने थे ये क्या होंगे, ये सॉल्युबल होना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों थर्ड रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन में क्या होगा कि हमने यहाँ पे ब्रोमाइड आयन है, इसका हमने रिएक्शन करवाना है सिल्वर के साथ, क्लियर। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है क्या बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। अब इसका भी कलर होगा, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका बच्चों प्रेसिपिटेट तो बनेंगे और किस कलर के होंगे, क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटेट होंगे, ठीक है। क्रीम कलर जो है वो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनेंगे, क्लियर है। ये जो प्रेसिपिटेट हैं ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं अमोनिया में, क्लियर। मतलब जब आप इसमें जो है, ठीक है, अब आप इसमें क्या करो, इसमें आप ऐड कर दो अमोनिया, क्लियर। यहाँ पे क्या होंगे, जब हम सिल्वर ब्रोमाइड में कंसंट्रेटेड अमोनिया ऐड करेंगे तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा अमोनिया में, ठीक है। ये जो है वो आयोडाइड आयन का सिल्वर आयन के साथ रिएक्शन करवाना है और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, सिल्वर आयोडाइड बनेगा, क्लियर। अब ये जो सिल्वर आयोडाइड है ना इसका कलर क्या होता है, ये क्या करेगा बच्चों, ये येलो पीपीटीज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इट मींस दैट अगर हम इसमें अमोनिया जो है वो ऐड करते हैं तो ये जो सिल्वर आयोडाइड है ये क्या होगा, उसमें इनसॉल्युबल होगा। इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन जितने भी हमने किए हैं इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, टू आइडेंटिफाई हैलाइड आयन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, और इसको हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज हमने स्टार्ट में जो सोल्यूशन यूज किया था वो किसका था, सिल्वर नाइट्रेट का। हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ सिल्वर हैलाइड विद एक्वस अमोनिया, ठीक है। हमने सिल्वर हैलाइड का एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। अब ये जो सिल्वर हैलाइड है ये बेसिकली क्या है, ये इनसॉल्युबल पीपीटीज होते हैं, ये इनसॉल्युबल पीपीटीज होते हैं। जब हमने इनसॉल्युबल पीपीटीज को अमोनिया के साथ मिक्स करना है तो हमने ये देखना है कि क्या ये सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते। जब हम इस एक्वस अमोनिया को सिल्वर हैलाइड में बच्चों ऐड करते हैं तो उसमें जो सिल्वर हैलाइड है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, मतलब मीन्स वो हल होना शुरू हो जाता है। तो जब हम बच्चों सिल्वर हैलाइड में इस एक्वस अमोनिया को ऐड करेंगे तो ये जो इनसॉल्युबल पीपीटीज हैं ये हल होना शुरू हो जाएंगे, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हैलाइड जो है वो चेंज करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सिल्वर फ्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड हमने क्या कहा था, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी यहाँ पे पीपीटीज ये नहीं बनाता, ठीक है। तो इट मीन्स दैट नॉट फॉर्म्ड, क्या करेगा ये, नॉट फॉर्म्ड पीपीटी, ठीक है। तो जब पीपीटी बनेगी ही नहीं और आप इसमें जो है वो अमोनिया ऐड कर दोगे तो इट मीन्स दैट उस अमोनिया का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होगा, क्लियर, क्लियर हो गया। हमने क्या कहा कि सिल्वर फ्लोराइड जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी वो पीपीटी बनाएगा ही नहीं। जब पीपीटी बनेगी ही नहीं तो अमोनिया को अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर। अब आप क्या करो, अब आप सिल्वर क्लोराइड को देखो, ठीक है। ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसको आप डिसॉल्व करो इन किस में, अमोनिया में, क्लियर। तो जब आप इसको डिसॉल्व करोगे अमोनिया में तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं डाई अमाइन सिल्वर, ठीक है। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 1, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स बनता है, क्लियर। अब मैं इसका जरा रिएक्शन लिखती हूँ। हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया और डाई अमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये सिल्वर आ गया, डाई अमाइन मीन यहाँ पे NH3 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा, +1, तो ये +1 वो है, ये +1 किस पे चार्ज है, बेसिकली सिल्वर पे है, क्लियर। और ये जो क्लोराइड है ये एज एन आइन जो है वो यहाँ पे ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सिल्वर क्लोराइड है बच्चों इसके होते हैं व्हाइट पीपीटीज, ठीक है। जब आप इस व्हाइट पीपीटीज को डिसॉल्व करते हो किसमें, ये है डाइल्यूट NH3, तो डाइल्यूट NH3 में इसको आपने डिसॉल्व करना है, क्लियर। तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा ये वाला, ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, कलरलेस हो जाएगा। आपने जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड लेना है, ठीक है। अब ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये क्या है, ये क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटेट होते हैं, क्रीम कलर्ड पीपीटी, क्लियर। अब आप इस क्रीम कलर्ड पीपीटी को NH3 में जो है वो डिसॉल्व करो, और NH3 कौन सा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड, क्लियर। जब आप कंसंट्रेटेड अमोनिया में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास बच्चों क्या बनेगा, फॉर्मिंग अ कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएंगे, कलरलेस सोल्यूशन बनाएंगे, क्लियर। इक्वेशन देखो, इक्वेशन में हमारे पास क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है, क्लियर। अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा और अमोनिया कौन सी, कंसंट्रेटेड, और आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा सिल्वर डाई अमाइन, क्लियर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड, क्लियर। यहाँ पे आप लो सिल्वर आयोडाइड, क्लियर।
अब ये जो सिल्वर आयोडाइड है उसके प्रेसिपिटेट कौन से होते हैं, ये येलो पीपीटीज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। सिल्वर आयोडाइड का जो है वो अमोनिया के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर आप सिल्वर आयोडाइड में चाहे तो आप डाइल्यूट अमोनिया ऐड कर दो, चाहे आप कंसनट्रेटेड अमोनिया ऐड कर दो, यहाँ पे बच्चों कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जो अभी हमने पढ़ा है वही टेबल में यहाँ मेंशन है। यहाँ पे हमने हेलाइड आयन लिखा है, यहाँ पे हमने एक्शन ऑफ एक्वस सिल्वर आयन लिखा है और यहाँ पे जो है वो अमोनिया के बारे में लिखा है, ठीक है। तो फ्लोराइड आयन जो है वो कोई पीपीटीज नहीं बनाते जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसको रिएक्शन करवाते हो। क्लियर। और यहाँ पे जो है वो जो पीपीटी नहीं बनेंगे तो अमोनिया के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लोराइड आयन में जो है वो सिल्वर क्लोराइड बनता है, व्हाइट पीपीटीज बनते हैं और जब हम इसमें अमोनिया ऐड करते हैं तो सॉल्युबल हो जाते हैं ये, ठीक है। डाइल्यूट अमोनिया के साथ रिएक्शन देगा। ब्रोमाइड आयन में क्रीमी कलर्ड पीपीटीज बनते हैं सिल्वर ब्रोमाइड के, ये सॉल्युबल होते हैं दोनों में, कंसनट्रेटेड और एक्वस दोनों अमोनिया में, ठीक है। आयोडाइड के जो है पेल येलो पीपीटीज बनते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस अमोनिया में। इससे पहले हमने ये सारा डिटेल में पढ़ा हो, उसी चीज को उन्होंने टेबल फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।